हेलो एवरीवन, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट में हम आपको एक नए मेहमान से मिलवाने जा रहे हैं। आप कवित्री हैं, लेखिका हैं, अधिवक्ता हैं, समाज सेविका हैं और प्रकृति प्रेमी हैं। आप हैं राज रानी भल्ला जी। राज रानी भल्ला जी, आपका ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। बहुत बहुत आभार प्रजापति जी, और ट्रू मीडिया का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। सभी श्रोताओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, और आज के इस पॉडकास्ट में अपनी उपस्थिति के लिए अपने सौभाग्य पर गर्व महसूस करती हूँ। जी राजरानी जी, जैसा कि ट्रू मीडिया की परंपरा है कि हम प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न ये है कि आपका नाम राज रानी भल्ला। एक रानी जो होती है हमेशा राज ही करती हैं, और आप राज भी हैं और रानी भी हैं। इस नाम के पीछे का तर्क क्या है? हालांकि ये तो परिवार वाले रखते हैं, हमारे गार्जियन रखते हैं, फिर भी अगर इसमें कुछ विशेष है तो हमारे दर्शकों को बताएं। जी, मेरे नाम को लेकर आप ही नहीं, सदी के महानायक श्री अमिताभ बच्चन जी भी थोड़े से असमंजस में थे कि तुम्हारा नाम राज रानी क्यों है। हालांकि भला उन्होंने नहीं जोड़ा था, आपने पूरा लिया, उसके लिए आपका विशेष आभार जी। तो हुआ यूँ कि जब मैं 5 भाइयों के बाद इकलौती बहन हुई, तो पिताजी ने बहुत धूमधाम से मेरा जन्मोत्सव मनाया, और मेरे नामकरण के दिन पिताजी के एक बहुत ही प्यारे मित्र थे जिन्हें हम बड़े भैया के रूप में एड्रेस करते थे आगे चलकर। जी, 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 जी। तो उन्होंने रात्रि के 8 बजे के बाद, जो विशेष समय होता है जिस पर कुछ विशेष रसायन के प्रभाव में थे, तो उन्होंने मेरा नाम रखा कि ये राज करेगी, इसलिए इसका नाम राज रानी रख देते हैं। वाह वाह वाह। और नाम निकला भी तुला राशि से था। तो बस वहीं से परंपरा चली कि इस कन्या को राज रानी के नाम से पुकारा जाएगा, और तब से आज तक सभी राज रानी कह रहे हैं। हालांकि काफ़ी लंबे समय तक मैं अपना नाम केवल राज बताती थी जी। लेकिन जब केबीसी में जाने के बाद कहा गया कि हाँ जी, आपका अब स्वागत करने जा रहे हैं हम राज रानी भल्ला जी का, तो मैंने कहा अब छुपाने से कोई फ़ायदा नहीं, अब तो जग जाहिर हो चुका है। तो तब से राज रानी भल्ला पूरा नाम लिखती हूँ और पूरे नाम से जानी जाती हूँ। वाह वाह वाह, बहुत साधुवाद आपको राज रानी जी। हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपने सदी के महानायक की जिक्र किया, चर्चा की, तो हम यहीं से शुरू करते हैं कि आप जब केबीसी में गए थे तो आपका वो अनुभव कैसा रहा, और सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी से आपकी मुलाकात हुई, जो कि सोशल मीडिया पर चित्रों के माध्यम से देखा जा सकता है। वो अनुभव आपका कैसा रहा? उस अनुभव को हमारे दर्शकों को शेयर करें। अनुभव, जैसा आप कहें कि एक जीवन में कई बार कहते हैं कुछ कुछ होता का डायलॉग है, हम एक बार जीते हैं एक बार मरते हैं। कुछ वैसा ही अनुभव रहा कि वो 2.5 घंटा जीवन का एक ऐसा 2.5 घंटा रहा जिसमें वो सामने थे, और उस 2.5 घंटे के बाद आज तक विश्वास नहीं होता कि मैं और वो 2.5 घंटे तक आमने सामने थे। वाह वाह वाह। एक बहुत ही शानदार अनुभव रहा। शुरू से लेकर स्टेज तक पहुंचने तक एक बार भी विश्वास नहीं था कि ये सब कर पाऊंगी, लेकिन ईश्वर की कृपा, बड़े जनों का आशीर्वाद, सब कुछ संभव हुआ। और इतना ही नहीं, वहाँ पर जो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में उस समय तक का सबसे तेज उत्तर देने का जो कीर्तिमान था, वो भी मैंने स्थापित किया। जहाँ तो पहले तो पहुँचने तक के लाले पड़ रहे थे, बाद में हम जो है रिकॉर्ड होल्डर हुए। और घर से चली थी तो कई बार कहते हैं कि सरस्वती विराजमान होती हैं आपके जिह्वा पर। तो जब निकली तो किसी ने फ़ोन किया कि कैसा रहेगा, मैंने कहा 6:40 तो ले आऊँगी। और आप यकीन मानेंगे कि 3:20 से 6:40 का जो उत्तर था, उस क्लिप को यदि कोई देखेगा तो ये मानेगा कि वो माँ सरस्वती ने ही वहाँ पर मेरा हाथ पकड़ के मुझे पार कराया, क्योंकि मैंने उत्तर ये दिया था कि ये वाला मुझे अच्छा नहीं लग रहा, इसको लॉक कर दो जी, और वो उत्तर सही हो गया। वाह, बहुत ही अद्भुत अविस्मरणीय अनुभव रहा, और ईश्वर के लिए इस सुखद पल देने के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। राज रानी जी, जैसा कि आपने कहा कि आपके अभिभावकों ने कहा कि ये कन्या राज करेगी जी, इस देश में चाहे किसी भी राज्य में राज करेगी, ये एक आपने पहला अनुभव महानायक जी के साथ में आपने बताया। कोई इसके अलावा भी कोई ऐसा और अनुभव है जो हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे? सर, अनुभव तो कहीं कि जीवन में हर छोटे बड़े व्यक्ति से आज आपसे मिलना, आपके साथ बैठना, ये बहुत सुखद अनुभव है। जी 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 जी। जब पहली बार ट्रू मीडिया का ऑफिस आई थी तो लगा नहीं था कि इतना प्यार और इतना सम्मान मिलेगा। आज यहाँ बैठी हूँ, एक पॉडकास्ट का हिस्सा हूँ, ये बहुत बड़ा अनुभव है। इससे पहले भी जो कुछ भी मिला वो बिना कहें कि बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, लेकिन ईश्वर का आशीर्वाद ऐसा रहा कि जब भी जहाँ भी गई तो प्रेम और स्नेह पा लिया। इसके पीछे शायद मेरे पुण्य कर्मों का, पिछले जन्मों का फल हो सकता है, या ये कह सकती हूँ कि मुझसे मिलने वाले सभी लोग बहुत भोले हैं। वाह 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 वाह। राज रानी जी, आपको हम साधुवाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं ट्रू मीडिया समूह की ओर से कि इसी तरह आप लोगों के दिलों पर राज करते रहें और अपनी काबिलियत भी छोड़ते रहें।
आपको हमेशा याद करते रहे। हम आभार। प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं बहुत बहुत आभार। कि आपका करियर बतौर नर्स से वकील की ओर, अधिवक्ता की ओर बनने तक रहा। जी। इस बदलाव के पीछे की प्रेरणा और इसे चुनने का अनुभव आपका कैसा रहा और क्यों रहा? देखिए, नर्स बनना भी वास्तव में मेरी इच्छा नहीं थी। बनना मैं डॉक्टर चाहती थी। पीएमटी क्लियर भी किया, लेकिन पिताजी ने कहा कि ये देखो कल को डॉक्टर बन जाओगी। बहुत विडंबना है कि बाबूजी ने कहा कि तुम डॉक्टर तो बन जाओगे, तुम्हारे लिए लड़का कहाँ से ढूंढेंगे, आहा। दहेज कहाँ से लाएंगे। और इसमें तो मौलाना आज़ाद के हम गेट पर पहुंचते हैं, वहाँ पर गार्ड भैया से पूछा कि कितना खर्चा आएगा, और वो मुझसे विशेष अनुराग रखते होंगे कि उन्होंने पिताजी को कह दिया कि 1 लाख रुपया। और बाबूजी की हैसियत नहीं थी 1 लाख रुपया खर्च करने की। उन्होंने कहा घर बेच दूंगा तब भी नहीं आएगा, घर चलो। और हकीकत बताऊं तो ऐसा कोई खर्च आने वाला नहीं था जी। तो हम घर लौटे और नर्सिंग में एडमिशन ले लिया। सारा समय कोफ्त होती थी, जब बाकी लोग आकर मुझे बोलते थे तो कहीं ना कहीं मन में ना ये रहता था कि अगर सही समय पर सब कुछ सही हो जाता तो शायद आज मैं वहाँ पर होती। जी जी जी। तो एक असंतुष्टि रही। शादी हुई, एक कहते हैं बिना बाजू वाला सफ़ेद कोट था जिसके साथ सरकारी नौकरी मिली। हालांकि उससे मेरा जीवन यापन में और परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने में बहुत सहायता रही। साथ ही साथ बहुत सारे अनुभव भी मिले। इसी दौरान क्योंकि पतिदेव एडवोकेट हैं तो उन्होंने कहा कि मैं यदि किसी और को अपने साथ जोड़ता हूँ तो उस केस में मुझे थोड़ी दिक्कत रहेगी, तो क्यों ना तुम लॉ कर लो। तो उनके बहकावे में आके मैंने लॉ कर ली। लॉ करने के बाद में फिर उनके बहकावे में आके मैंने जॉब छोड़ दी। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें नौकरी दूंगा, तो वो सब हुआ। और उसके बाद में हमने कहा कुछ समय थोड़ा सा हम आनंद में बिताते हैं, रिटायरमेंट एंजॉय करते हैं। और उस एंजॉयमेंट को जैसे ही ब्रेक लगने वाली थी तो कोरोना काल आ गया। हम फिर बेरोजगार हो गए जी। और उसके बाद कोरोना के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए अपीयर होने की सुविधा आने से पतिदेव को सब जगह जाने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती। अब वो यहीं बैठे बैठे हर जगह उपस्थित हो जाते जी। तो हम बन गए फुल टाइम क्लर्क। क्या बात है। लेखा जोखा रखते हैं और इस लेखा जोखा रखने का सबसे अच्छा कहें कि जो मेरे जीवन में प्रभाव आया है, अब मुझे पूरी तरह पता होता है कि किस क्लाइंट से कितना लेन देन हो रहा है। तो मैं घर की सही मायनों में लक्ष्मी बन चुकी हूँ। क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छे राजरानी जी, आपने बताया कि आप अपने पति देव की लच्छेदार बातों की बहकावे में आ गई और आप एक लेखा जोखाकार बन गई। लेकिन आप यहाँ ये भी कहती हैं कि घर की मालकिन और घर की लक्ष्मी और सब कुछ बन गए। तो और किन किन बातों के बहकावे में आप पति देव के में आए? अगर आप देखें ना तो ये व्यक्ति मुझे जिस दिन से मेरे जीवन में आया उस दिन से मुझे बहका ही रहे हैं। मैं मात्र 18 साल कुछ महीने की थी तो इनसे संपर्क हुआ और संपर्क भी कुछ ऐसे कारणों से हुआ कि जो मैं बता भी नहीं सकती। आए थे ये अपनी जो बड़ी बहन है उनके रिश्ते के लिए एडवर्टाइजमेंट देने और वहाँ अपनी फ्रेंड की सीट पर मैं बैठी थी और वहाँ इनकी मुझसे मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि कोई है, मुझे ऐड देनी है। मैंने कहा किस चीज़ की ऐड देनी है? जी। कहते हैं मैट्रिमोनियल। अच्छा, अब हमने पूछा कि किसके लिए? इतनी ही देर में भाप गए कि ये से कुछ आता जाता है नहीं, ये टाइम पास करे। उन्होंने कहा अपने लिए। मैंने कहा कैसी लड़की चलेगी? कहते हैं आपके जैसी चलेगी। हमने कहा चलेगी तो चला लो, हमारी कौन सी शादी हुई है। और बस ये कहना बहुत भारी पड़ गया। 1 महीने और 14 दिन के बाद हम इनके घर में जा चुके थे श्रीमती बन के। और देख लीजिए बहकावे का असर। मैं बचपन से ही भोली हूँ। अच्छा, वो तो खैर आप दिख रहा है, हमारे दर्शक समझ रहे हैं, महसूस भी कर रहे हैं कि आप बहुत भोली हैं। तभी आप नर्स कैमरा भी मेरे भोलेपन को नहीं छुपा पाएगा। हाँ, बहुत अच्छी। हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमारी बात चल रही है कि आप अधिवक्ता हैं, लेखाकार हैं और नर्स का भी अनुभव रहा है। इसके बावजूद आप जो है गीत, गजल, कविता, कहानियाँ भी लिखती हैं। लेखन में आपकी रुचि कैसे विकसित हुई? किन किन विषयों पर आप लिखना ज़्यादा पसंद करते हैं? जी, लेखन में रुचि सबसे पहला तो इसका सारा श्रेय जाता है पंजाब केसरी को। जी। हमारे घर में पंजाब केसरी आया करता था, नवभारत टाइम्स पे आया करता था और उसमें साप्ताहिक रूप से जो है कुछ गज़लें, कुछ साहित्यिक गतिविधियां की रहती थी। तो मेरे पिताजी पढ़ नहीं सकते थे और मैं कक्षा 2 से ही हिंदी बहुत अच्छे से पढ़ लेती थी। तो बाबूजी मुझसे कहते थे कि हम बाबूजी कहते थे अपने पिताजी को कि बेटा अखबार पढ़कर सुनाओ। तो मैं पढ़ते पढ़ते उस अंग तक चली जाती थी जहाँ पर वो साहित्यिक चीज़ें होती थी। काफ़ी हद तक उनको पढ़ पढ़ के जो है मैंने ये चीज़ें सीखी कि हाँ, एक पंक्ति को दूसरी पंक्ति के साथ यदि मिलते जुलते शब्दों के साथ सजा दिया जाए तो सुनने में और पढ़ने में बहुत अच्छी लगती है। वाह वाह।
और इसी सब से जो है मैंने पहली कविता जो लिखी वो कक्षा 3 में लिखी। और तब से आज तक जो है डायरियों के पिछले पन्ने, कापियों के पिछले पन्ने अक्सर ऐसे ही पंक्तियों से रंगे होते हैं। कोई उन्हें गीत कहता है, कोई गज़ल कहता है, पर मैं कहती हूँ कि माँ का आशीर्वाद है जो शब्दों के रूप में मेरी झोली में आ गिरता है। बहुत अच्छे। राधा रानी जी, हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपने बताया कि आप समाचार पत्रों के माध्यम से साहित्य की ओर आपका बचपन से ही कक्षा 2 या 3 से आपका रुझान हुआ जी। जब आपने उन रचनाओं को पढ़ना शुरू किया, तालमेल बिठाना शुरू किया, उस समय भी कुछ लिखा आपने? अगर उस समय कुछ आपके तुतलाते हुए शब्दों से, तुतलाती जवान से या उस लड़खड़ाती कलम के द्वारा आपने कुछ लिखा और वो पंक्तियां आपको याद हो, तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आनंदित करें। एक बड़ा ही कड़वा अनुभव रहा जीवन का कि पापा प्यार बहुत करते थे, बहुत लाड करते थे, लेकिन बाबूजी जो हैं शुरू से ही शराब की तरफ कुछ ज़्यादा ही झुकाव था, जिसकी वजह से परिवार में बिखराव भी रहा और कुछ आर्थिक परिस्थितियां भी अक्सर ऊंची नीची होती रही, नीची ही होती रही, ऊंची तो नहीं कहूंगी। तो वो मुश्किल जो थी ना, वो बहुत छोटेपन से ही महसूस होने लगी थी, क्योंकि परिवार के अपने हालात और पड़ोस के हालात देखकर अंतर साफ समझ आता था। बिल्कुल। और जो बड़े भाई वगैरह थे वो भी बिल्कुल समझे कि पिता सरीखे थे। मेरे सबसे बड़े वाले भाई और मुझ में तकरीबन 21 वर्ष का अंतर है। तो ऐसा नहीं लगता था कि मैं घर में छोटी बहन हूँ, लगता था मैं घर की छोटी, सभी की छोटी बेटी समान। जी। तो उस एक जो हमारे बाबूजी थे, मतलब पिता के सभी फिगर्स में से एक जो पिता की फिगर थी जिसके सबसे नज़दीक थी, उनका वो रूप जो होता था जिसमें वो थोड़ा सा गुस्सा भी हो जाते थे और मम्मी अक्सर उसको देख के थोड़ी चिंतित होती थी कि बच्चों का भविष्य कैसे रहेगा, वो मन पर कई बार बहुत बुरी छाप छोड़ता था। और मुझे नहीं पता कि कैसे, लेकिन मुझे कहीं से एक शब्द पता चला, मदिरा। कक्षा 3 में मैं ये बात लिखती हूँ कि मदिरा छोड़ो, मदिरा छोड़ो, मत घर तोड़ो, मत घर तोड़ो। वाह। पापा तुम कितने अच्छे हो, पापा तुम कितने सच्चे हो, लेकिन जब पीकर आते हो हमें नहीं अच्छे लगते हो। ऐसे ही कुछ और आगे 4-5 पंक्तियाँ और थी। मतलब आप ये सोचिए कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुक मिला रही थी, लेकिन उस तुक मिलाने के बावजूद भी उन 4 पंक्तियों को पढ़ के मम्मी बहुत रोई और पिताजी को सुनाई, तो पिताजी को भी थोड़ा सा लगा। 2-3 दिन तो वो सुधरे, लेकिन उसके बाद शायद उन पंक्तियों का असर इतनी दूर तक नहीं जा पाया। वाह 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 वाह। बहुत अच्छे कुछ ऐसे मार्मिक दृश्य होते हैं जीवन में जो भुलाए नहीं जा सकते और बदले भी नहीं जा सकते, शायद वो नियति को मंजूर होते हैं, ऐसा लगता है। राधा रानी जी, हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि सूत्रों से पता चला है कि आप हिंदी, पंजाबी, अंग्रेजी, ब्रज भाषा में लेखन करती हैं जी। और क्या आपको अलग अलग भाषाओं में लिखते समय कुछ विशेष अंतर या कुछ चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है? चुनौतियाँ कह सकते हैं आप, क्योंकि कुछ भाषाएं आपके मन के बहुत करीब होती हैं जी, और उनका शब्दकोश आपके मन में भीतर तक बैठा होता है। जब आप उस भाषा में लिखते हैं तो आपको शब्द खोजने नहीं पड़ते, वो स्वतः आपके मन से आ जाते हैं जी। लेकिन जब भाषा थोड़ी सी पराई हो जाती है, जिसे आपने सीखा है, एक भाषा जो मेरे घर में बोली जाती है, जो मैं बचपन से बोलती आई हूँ, खड़ी बोली, क्योंकि उत्तर प्रदेश से हूँ, तो उसमें लिखना मेरे लिए बहुत सहज है। लेकिन जब मैं इंग्लिश में लिखती हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे शब्द खोजने भी पड़ते हैं और कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि मुझे उनका सही अर्थ जानने के लिए डिक्शनरी को या गूगल को रेफर भी करना पड़ता जी, है। जी, 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 जी। तो ये कहूँ कि अपनी मातृभाषा में, अपनी बोली में लिखना मेरे लिए बहुत सहज है। इसलिए ब्रज भाषा हुई, खड़ी बोली हुई, हिंदी हुई, इसमें आप मुझे ज़्यादा सहज और ज़्यादा सरस पाएंगे और शायद मैं ज़्यादा कर्णप्रिय लगूं। और इंग्लिश में मुझे लगता है कि कई थॉट्स थे जो ऐसे मुझे लगा कि वहाँ मुझे एक्सप्रेस करने चाहिए, ताकि थोड़ा सा जो मेरा सर्कल है जिसमें वो लोग हैं जो हिंदी भाषी नहीं है, उन तक भी मेरी भावनाएं पहुँच पाएँ। वाह वाह वाह। और पंजाबी जो मिली अपने ससुराल पक्ष से, तो उसका भी पूरा प्रयास रहता है कि उसमें अपनी बात रखूं। क्या बात है, ताकि अपने ससुराल पक्ष तक भी अपने भाव पहुंचा सकूं। आप कोई रचना जो आपने, आपके जो पति हैं जिन्होंने आपको बहकाया है, उनके लिए भी कोई पंजाबी में कुछ लिखा आपने? 4 लाइनें अगर लिखी है तो हमारे दर्शकों को जी आनंदित करें। जी, साहब जो हैं वो इस समय जब 40 पार हुए और उन्होंने जो है ऐनक की तरफ उनके कदम बढ़े, चश्मा लगा, तो 2-4 दिन थोड़े से अजीब लगे जी। और क्योंकि स्वभाव से थोड़े से ऐसे हैं कि दुनिया को लगता है शर्मीले हैं, लेकिन घर में हमें पता है, कहते हैं कि भोले शंकर को जगत पहचाने, महादेव के गुण तो पार्वती ही जाने। तो उसी रूप में उनके गुणों की चर्चा करते हुए एक गीत लिखा कि
ਐਨਕ ਵਾਲੀ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨੇ ਦੋ ਚਾਰ ਵੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਨੀ ਚੜਦਾ ਹੀਰੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਵੇ वाह ਐਨਕ ਵਾਲੀ ਹਾਏ ਨੀ ਐਨਕ ਵਾਲੀ ਕੰਮ ਦੇ ਨੇ ਗੋਡੇ ਮੇਰੇ ਠਰਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਵੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨੇ ਗੋਡੇ ਮੇਰੇ ਠਰਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਵੇ ਸੁਝਦਾ ਨੀ ਕੁਛ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਜਾਈ ਬਾਤ ਵੇ वाह 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 ਅਰ ਚੱਕ ਲੈ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਮੈਨੂੰ ਆ ਜਾਵੇ ਸਕੂਨ ਮੇਰੀ ਗੂੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ कर एतबार वे ऐनक वाली वाह 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 कुछ इस प्रकार से। क्या बात है, बहुत अच्छा आपने पंजाबी में प्रस्तुति दी। हम चाहेंगे कि ब्रज की भाषा में भी कुछ अच्छा, हालांकि सभी कुछ अच्छा लिखते हैं, सभी कुछ अच्छा लिखा हुआ अच्छे से प्रस्तुत करते हैं, बहुत अच्छा संचालन भी आपका हमने देखा है, उसके साक्षी हैं। हम चाहेंगे कि ब्रज भाषा में भी जो आपने लिखा है उसकी 4 लाइनें हमारे दर्शकों को आनंदित करें। जी, तो ब्रज भाषा का आनंद लीजिए। जी, जी मैं आपको कहीं कि जब बात ब्रज भाषा की हो तो दिमाग में एक ही सूरत उभर के आती है, हमारे सांवरे सरकार की। जी जी जी। तो आप इसकी भूमिका मात्र इतनी है कि ब्रज में बांसुरी आई और जितने भी ग्वाल बाल थे उन्होंने ये देखा कि सारी गोपियां जो है उससे डाह करने लगी हैं। वो चाहती हैं कि वो उसे तोड़ दें, उसे कहीं पर छिपा दें ताकि मोहन जो है उन पर ध्यान दें, उनको आकर्षित करें। हाँ, और उसके मोह से बाहर आए। जी। तो सभी तो ये चाह रही हैं और एक गोपी है जो मेरे जैसी है, वो कहती है कि इस बेचारी के ऊपर ये अत्याचार क्यों। तो उस गोपी के मन की बात आपको देती हूँ। जी जी, स्वागत साहब। जी, तो कहती हैं जाके प्रेम धुन सुन निकसी बहानो बुन बाकु तोर बे में सखी कैसी चतुराई है। जाके प्रेम धुन सुन निकसी बहानो बुन बाकु तोर बे में सखी कैसी चतुराई है। याके प्रेम तान जब परी तेरे कान गोरी तब हित दौरी दौरी श्याम झोरी आई। वाह 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 वाह। और जैसी मरी सजती है मोहन के अधरों पे ऐसी काऊ और के न संग सज पाई है। हम बांसुरी तो सौत सोई बेर मेरे हाथ लगी, हाथ नहीं लग तो जे किसन कन्हाई। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर पंक्तियां आपने हमारे दर्शकों के लिए प्रस्तुत की है। बड़ा आनंद ले रहे हैं हमारे दर्शक, आपको पसंद कर रहे हैं, बहुत सारे लाइक और कमेंट्स भी हमारे दर्शक दे रहे हैं। आभार सभी को, सबको साधुवाद है, सारे श्रोताओं को, सारे दर्शकों को। हम आगे बढ़ते हैं राजरानी जी, जैसा कि प्रकृति संरक्षण के प्रति आपकी जागरूकता कब और कैसे बढ़ी, हम ये भी जानना चाहेंगे। इसमें भी कहूँगी कि पूरी तरह से मेरे परिवार का योगदान रहा। पिताजी जो हैं वो शुरू से ये बात समझाते आए थे कि पौधों को पानी देना है, जीवों को जो है रोटी देनी है। पहले नियम हुआ करता था कि पहली रोटी गाय की और दूसरी रोटी, आखिरी की रोटी जो है वो हमारे जो श्वान है उनको दी जाएगी। जी। तो वो एक कहीं ना कहीं संस्कार के रूप में मन में बैठ गया। तो जब भी किसी ऐसे जीव को भूखा या प्यासा देखो तो मन में ये आता था कि शायद कोई तो है जो पहली और आखिरी रोटी निकालना भूल गया है। बिल्कुल। और वहीं पर कोई भी पौधा सूखता देख लूं तो मन में ये कष्ट होता था कि शायद कोई है जिसने आज पानी कहीं और बिखेर दिया और इस जीव के या इस पौधे के हिस्से में आने वाला जल कहीं और चला गया है। जी 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 जी। कुछ ज़्यादा नहीं करती हूँ, बस जब कहीं देखती हूँ कि किसी ने बिना मतलब किसी जीव को नुकसान पहुँचाया है तो उससे थोड़ी सी जो है जानकारी ले लेती हूँ कि ऐसा क्या कष्ट था कि आपने इस जीव को नुकसान पहुंचाना ज़्यादा हितकर समझा। यदि किसी को कष्ट में देखती हूँ, सड़क पर चलते हुए किसी गाय को, किसी श्वान को, किसी भी जीव को यदि कष्ट में देखती हूँ तो जितना हो सकता है उसकी मदद करने का प्रयास करती हूँ। जहाँ बंजर जमीन दिखती है थोड़ी सी और लगता है कि यहाँ पर अगर पौधा लगाया तो कोई मना नहीं करेगा तो चुपचाप वहाँ पर रोक कर आ जाती हूँ जब जब बरसात का मौसम आता है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, इतना छोटा सा जो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और यही बच्चों को संस्कार दिए हैं। जी तो जी जी। और आपको जानकर खुशी होगी कि मेरी बिटिया ने जब नीट क्लियर किया तो उसने MBBS के ऊपर BVSC यानी वेटनरी डॉक्टर को तरजीह दी और प्रयास यही है कि बहुत जल्द एक जीवाश्रय बनाएं। वाकई वाकई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राजरानी जी, यहाँ एक यकायक प्रश्न जहन में आ रहा है कि जैसा आप प्रकृति प्रेमी हैं और पशु प्रेमी हैं, उस पर भी हम प्रश्न आगे करेंगे, लेकिन जो हम वर्तमान में देखते हैं दिल्ली NCR में कि कुछ ऐसे स्थान बना रखे हैं लोगों ने या एजेंसियों ने बनाए हुए हैं कि गाय है या
अन्य पशु हैं उनके खाने के लिए वो या तो चारा ले आते हैं या हरा कुछ भी हरे रंग का पालक है या कुछ भी है वो खाने के लिए वहाँ उपलब्धता कराते हैं जी। लेकिन वो पशु हैं उन्हें तो सब कुछ, चाहे सड़क है या जंगल है या घर है या गलियां हैं, उन्हें तो लगता है कि ये भ्रमण के लिए है जी। लेकिन वो गाय अक्सर सड़क पर आकर बैठ जाती हैं या सड़क पर आकर गोबर कर देती हैं, जिसकी वजह से जो टू व्हीलर वाले होते हैं वो कई बार स्लिप कर जाते हैं बिल्कुल और वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं जी। और उनके वहाँ सड़क पर बैठने से यातायात जाम होता है। जी बिल्कुल। इस विषय में क्या कहना चाहिए? देखिए, अक्सर इस तरह के जो पशु हैं, आपने बहुत प्रेम से उनके बारे में कहा कि उन्हें वहाँ पर क्योंकि खाना मिल रहा है और वो खाना खाने के बाद वहीं पर घूमते फिरते हैं और या सीधे शब्दों में कहें कि यातायात में अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी खतरा उत्पन्न करते हैं जी। अब इसी प्रश्न से एक प्रश्न निकलता है प्रजापति जी कि ये कौन से पशु हैं जी, ये कहाँ से आ रहे हैं जी। यदि आप देखेंगे तो उसमें लगभग 99% तो गौवंशी हैं, 1% वो गाय हैं जो अब प्रजनन के योग्य नहीं रही जी। तो यहाँ पर बहुत बड़ा रीज़न हम खुद हैं, क्योंकि हमें दूध तो चाहिए गाय का ताज़ा। आप और हम ये चाहेंगे कि हम जब सुबह सुबह उठें तो पास पड़ोस में कोई एक ऐसा जो है घर हो या कोई एक ऐसा डेयरी वाला व्यक्ति हो जिसके हम जाएं और सामने कढ़ा हुआ दूध ले आएं। लेकिन हम कभी ये नहीं पूछते कि इस दूध के पहले जो उसने संतान उत्पन्न की थी, यदि वो बछड़ा था तो उसका क्या किया गया है। मात्र 3 दिन 4 दिन 1 दिन का बछड़ा सड़क पर वो लोग छोड़कर चले जाते हैं जी। आप सोचिए कि 1 दिन के अपने बच्चे को आप अपने से अलग नहीं करेंगे, वो 1 दिन का बच्चा जिसे अभी ये भी नहीं पता कि सूरज की रोशनी कैसी होती है और दुनिया कैसी होती है, सड़क क्या है, घर क्या है, वो सड़क पर छोड़ दिया गया है। जो लोग ऐसा करते हैं उनको क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अभी जितने कानून में विधान हैं उनका पालन इतनी सख्ती से यदि हो पाता तो हम ये सब नहीं देख रहे होते जी। आज डेयरी को हटाया जा रहा है, भलसवा डेयरी के काफ़ी सारे जो हैं घरों को नोटिस मिला और कहा गया कि वहाँ से आप हटा दीजिए, क्योंकि पूरे के पूरे क्षेत्र में गाय और गौवंशियों की संख्या बहुत बढ़ गई है। एमसीडी को कहा जाता है, कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा जो दारोमदार है ये उस और बॉडी के ऊपर है, सिविक बॉडी के ऊपर है कि वो इस चीज़ को मेंटेन रखें। डेयरी की संख्या, डेयरी में होने वाली जो संतानोत्पत्ति है, उनके जो बच्चे हुए हैं बछड़ा बछड़ी, उनका भी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और फिर उनका कहाँ पर किस प्रकार से जो है पालन किया जा रहा है इसकी भी उनको खोज खबर रखनी चाहिए, जो कि दुर्भाग्यवश कहीं भी सिस्टम में ये चीज़ अवेलेबिलिटी नहीं है। आप देख रहे हैं इंसानों के ऊपर ध्यान नहीं है, वो तो फिर मूक पशु हैं। इसके जिम्मेदार कौन लोग हैं, कौन सी एजेंसियां हैं, कौन सी सरकारें हैं? ये सीधा सीधा एमसीडी की तरफ जाता है जी। दिल्ली में है तो एमसीडी जो सफाई व्यवस्था से जुड़ी हुई एजेंसी है। जितने भी हैं, अगर हम गांव के क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ पर जो हमारे ग्राम सभा के लोग हैं और वहाँ के जो सिविक बॉडीज हैं उनका होता है। गांव में इतने कष्ट नहीं देखने मिलते, क्योंकि वहाँ पर अभी भी यह है कि लोग उस परंपरा को मानते हैं कि जीव है तो उसको भोजन मिलेगा। और लेकिन अब धीरे धीरे जैसा शहरीकरण होता जा रहा है, ख़ासतौर से दिल्ली में इतना हम लोगों के पास में कहीं की गुंजाइश नहीं है कि इंसानों की इतने ज़्यादा दबाव के बीच में, इतने घनत्व के बीच में हम सड़कों पर उन गौवंशियों को और उन पशुओं को भी बर्दाश्त कर पाएँ। मैं बर्दाश्त शब्द इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यदि उसी जगह पर 4 खोमचे लगे होंगे तो लोगों को तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि उन्हें अपनी हद पता है। लेकिन वही वो जीव अगर बैठा है, उसे नहीं पता कि ये सड़क का बीच है या इस सड़क का किनारा है, तो वो खुद को भी नुकसान पहुँचा सकता है, आपको भी नुकसान पहुँचा सकता है। सीधी सीधी अपील उन डेयरी वालों से है, उन लोगों से है कि वो यदि इसका बहिष्कार करें कि यदि आपने अपने जीव को उसकी संतान को सही से लालन पालन नहीं किया है या उसे सही एजेंसी के हवाले नहीं किया है तो हम आपसे दूध नहीं लेंगे। तो शायद इस समस्या का हल हो जाए। जी। या फिर सरकार थोड़ी सी और तत्पर हो जाए। वाह 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 वाह, हम इधर ही आना चाह रहे थे कि सरकार क्या कर रही है। सरकार का जो है रजिस्ट्रेशन तंत्र थोड़ा मजबूत करना पड़ेगा। हमने कुछ जगह कुछ स्थानों पर ऐसा भी देखा गया है, ऐसा सुनने को भी मिला है कि जो ये गौवंशी होते हैं, जो गाय के जो मालिक होते हैं, वो सुबह और शाम उनका दूध लेकर निकाल कर उन्हें छोड़ देते हैं। ये गाय डोर टू डोर, घर घर जाकर कोई रोटी खिलाता है, कोई कुछ खिलाता है, और कभी कभार ये जो नहीं खाना चाहिए वो भी खाते हैं, जिससे इन जीवों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। उन लोगों को कि जो व्यापार भी कर रहे हैं और इनकी सेवा भी नहीं कर रहे, उनको क्या कहेंगे आप? प्रभु, ये देखिए कि
दुनिया में बहुत से आप लोगों ने कहा है, ब्रज से जुड़े हुए हैं, इसीलिए इस तरफ आना जी हुआ। जी बिल्कुल, मैं ये कहूँगी कि वो सब लोग जो गाय पालते हैं और अपने आप को ये कहलाना पसंद करते हैं कि हम तो गौ माता की सेवा कर रहे हैं। इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो घरों के दरवाजे से रोटी तो दे रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि ये रोटी खाने के बाद जब ये जाएगी अपने दरवाजे पर तो इसका मात्र शोषण ही होने वाला है। क्योंकि ये सीधा सीधा शोषण है कि आप उसे भटकने के लिए भेज दें, कहने कि वो माँ है और वो ऐसी माँ है जो दर दर भटक कर खाना खा रही है। जी जी जी। और जिस समय वो प्रजनन योग्य नहीं रहेगी, दूध देने योग्य नहीं रहेगी, उसका कोई ठिकाना नहीं रहेगा। तो स्वर्ग और नरक की जो परिकल्पना है ना, वो पृथ्वी से, इस लोक से इधर कहीं नहीं है। आपने जो भी किया है उसका आपको यही खामियाजा या यही उसका पुण्य प्रताप मिलने वाला है। जी जी जी। तो आज को बेशक आप थोड़ा सा धन ज़्यादा इकट्ठा कर लेंगे, हो सकता है कि आप आज कहें कि मैं बहुत संपन्न हो गया हूँ क्योंकि मैंने अपनी गाय के खान पान से जो पैसा लगना था वो बचा लिया है, लेकिन आगे चलकर ये शायद आप इस पाप का किस प्रकार से जो है भुगतान करना पड़ेगा, गलत फहमी में है, और साथ ही साथ आप उस जीव के साथ भी अन्याय कर रहे हैं। जी जी जी। राजरानी जी, जैसा कि आपने बताया कि ये जो हमारे पशु हैं या हमारी गौ माता हैं, इनकी सेवा में लोग लगे हुए हैं, बावजूद उसके अथाह पैसा कमा रहे हैं, जैसा कि आपने भी बताया, जिक्र किया। उसके बावजूद हर मनुष्य, चाहे वो मेल है या फीमेल है, गरीब है या अमीर है, वो ये जानता है कि जब वो इस सृष्टि से अंतिम समय पर जो जाता है तो उसके कपड़ों में कोई जेब नहीं होती जी, उसके कफन में जेब नहीं होती। उसके बावजूद भी वो इतना पैसा कमाता है और वो इस सभ्य समाज को सभ्य नहीं बनने देता, सुरक्षित नहीं बनने देता, स्वच्छ नहीं बनने देता। उन साथियों को क्या कहेंगे? सर, उनको यदि कहना पड़े तो मैं कहूँगी कि कहकर किसको ही समझाया जा सका, क्योंकि आज तक संतों ने, महात्माओं ने, उनकी, हमारे तो भगवान ने भी अवतार लेकर हमें दिशा निर्देशन का प्रयास किया, लेकिन हम हैं कि सब कुछ देखकर भी अनजान बने हुए। कहीं बाहर खोजने की मुझे लगता नहीं कि आवश्यकता है। ईश्वर तो अपने अंदर विद्यमान है। जब भी हम एक छोटे से छोटा, कोई भी छोटी से छोटी गलती करने का प्रयास करते हैं तो आपकी अंतरात्मा एक बार आपको रोकने का प्रयास जरूर करती है। वाह वाह वाह। तो उस एक, जो कहें कि आपकी बाजू खींचने का जो एक नन्हा सा प्रयास आपके मन ने किया है, वाकई वही करता है। यदि आप उसको ध्यान में रख लें तो मुझे नहीं लगता कि सृष्टि से जाते समय आपको 1% भी मलाल रहेगा कि मैं यहाँ आया तो केवल अपने कार्बन फुटप्रिंट छोड़कर जा रहा हूँ। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो कार्बन फुटप्रिंट जैसा अच्छा प्रयोग आपका, बहुत अच्छी, बहुत जैसा आप सकारात्मक और सुंदर और स्वर्ग जैसा यदि आप चाहते हैं कि मैं ईश्वर के पास जाऊं तो मुझे स्वर्ग में भेजा जाए, तो उससे पहले स्वर्ग जैसी धरती भी आपको छोड़कर जानी पड़ेगी, और वो उनकी भावी पीढ़ी के लिए भी काम आएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राजरानी जी, बहुत अच्छी चर्चा चल रही है। एक प्रश्न और इससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो लोग गौ माता के लिए कुछ भी अन्न लेकर आते हैं या हरी सब्जियां, हरा साग या हरा कुछ भी लाते हैं, तो एक वो पॉलीथीन में लेकर आते हैं। जी जी। उस पॉलीथीन को वहाँ पलट देते हैं गौ माता के आसपास कहीं भी, और उस पॉलीथीन को भी वहीं फेंक देते हैं। ऐसी हजारों पॉलीथीनें इधर उधर उड़ती हैं और वो कूड़े का ढेर बन जाते हैं या नालों में जाकर रुक जाती हैं, और वो नाले जहाँ से हमारे पूरे कॉलोनी का पानी निकलता है वहाँ पर अवरोध बनती है। जी बिल्कुल। इस विषय में भी उन गौ प्रेमियों को क्या जागरूकता संदेश देना चाहेंगे? अब आप सबसे पहले तो उन सबसे ये प्रश्न कीजिए कि यदि आपके घर वाले आपको थैली में डालकर साग सब्जी आपकी पत्नी दे के लो इसे खा लो, तो आपको कैसा लगेगा? आप उन्हें कहेंगे कि भैया थाली में क्यों नहीं दे रही हो? हाँ। तो जैसे आप लेकर जा रहे हैं, घर में हर किसी के घर में कोई डब्बा, कोई बाल्टी या कोई ऐसा साधन जरूर है जिसमें आप ले जा सकते हैं। जी, फिर भी यदि मजबूरी है तो क्यों ना वहाँ पर उस जो भी आप उसे भोजन देना चाहते हैं वो किसी ऐसी जगह दीजिए पहले तो जहाँ पर वो किसी और के लिए अहितकर ना हो। वहाँ आपने रखा और उस थैली को वापस लाने की आदत डालिए। अपने बैग में एक छोटा सा पॉलीथिन हमेशा रखिए या एक छोटा सा लिफाफा रखिए जिसमें आप वो कचरा जो आप बाहर फेंकने वाले हैं उसको अपने साथ कैरी कर सकें, और जब घर को शाम को लौटें या रास्ते में किसी कूड़ेदान को देखें तो उसका सही जगह निस्तारण करें, क्योंकि कूड़े का निस्तारण बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी समस्या ही ये है। जी जी जी। जब हम छोटे थे तो लिफाफे, मैंने बहुत समय तक लिफाफे बनाए हैं। क्या बात है, क्या हम छोटे थे तो 2 महीने की छुट्टियों में अपना खर्च पूरा निकालने के लिए मैं और मेरा बड़ा भाई हम रद्दी के लिफाफे बनाया करते थे। और ये
हमारा जो है अच्छा खासा उस समय हम व्यापार करते थे। व्यापार की सीख हमें सबसे पहले वहीं से मिली। मनी मैनेजमेंट जिसे कहेंगे वो हमने वहीं सीखा। मात्र 6 या 7 वर्ष की आयु में जी 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 हम इस काम को करते थे। और उस समय हम देखते थे कि लगभग 80% दुकानें ऐसी थी जहाँ पर सभी चीज़ें आपको लिफाफे में मिलती थी, बाकी जगहों से आप अपने थैले में कैरी करते थे। जी जी जी, ये स्थिति राजरानी जी जब सरकार ने पॉलीथीन पर रोक लगाया हुआ है। सर पॉलीथीन सिर्फ और सिर्फ रुक रही है या रोक लगाई जा रही है वहाँ पर जो पॉली बैग है जी, जो बाकी माध्यमों से प्लास्टिक आपके जीवन में उतर रहा है। जो रोज सुबह मैं दूध की थैली लेके आती हूँ वो मुझे बताती है कि प्लास्टिक मेरे जीवन में कितना उतर गया है। अगर मेरे घर से रोज 1 किलो कचरा निकलता है तो उसमें से 990 ग्राम प्लास्टिक है, मात्र 10 ग्राम है जिसे मैं ऑर्गेनिक वेस्ट कह सकती हूँ। जी जी जी, क्योंकि मेरा थोड़ा सा नेचर इस तरह का है कि मैं किसी भी ग्रीन वेस्ट को बाहर नहीं भेजती, या तो किसी जीव के पेट में जाएगा या मेरे खाद के डब्बों में। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। लेकिन बावजूद उसके आप महसूस कर रहे हैं कि पिछले कुछ वर्षों में प्लास्टिक के प्रयोग से हमारी जो वातावरण है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो हमारी शुद्धता वायु की है, ये सब दूषित हो रही है। जी बिल्कुल। और इससे हमारे आसपास में तमाम बीमारियों ने घेर रखा है हमारे शरीर को, जी, हमें भी और हमारे अपनों को भी। उसके बावजूद भी हम नहीं सुधरते, हम नहीं बदलना चाहते। क्या है ये पढ़े लिखे जो दिल्ली एनसीआर के लोग हैं क्या करना चाहते हैं? क्योंकि वो ये चाहते हैं कि हर चीज़ मुझे पैकिंग में चाहिए, मेरे फ्रिज में आ जाए और मैं उसे खोलूँ, खाऊं और उसको फेंक दूं। लेकिन जो फेंक रहे हैं उसका क्या प्रयोग हो रहा है, उससे इस सृष्टि का, इस एटमॉस्फेयर का, इस प्रकृति का क्या लाभ हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है? उन पढ़े लिखे शिक्षित लोगों के लिए क्या कहेंगे आप? अब आप देखिए कि हम उनको ये बताने से पहले यदि हम इसके मूल जो समस्या का केंद्र है जी, वो केंद्र रहा बाजारवाद। पहले हम लोगों को जो ज़रूरतें होती थी उन ज़रूरतों के आधार पर हम अपने संसाधन जुटाते थे। भूख लगी है तो मम्मी 2 पराठे बना देंगी, या मम्मी जो है घर में गुड़ रखा है, अचार रखा है, उससे 1 रोटी बना देंगे, हम खा लेंगे जी। अब मम्मी उठाकर 50 का नोट देंगे, जाओ बेटा चिप्स ले आओ, क्योंकि उपलब्धता है जो पहले कल्चर में नहीं थी। धीरे धीरे उस बाजारवाद ने हमारे जो रसोई थी उसको हमारे रसोई घर से निकालकर बनिए की दुकान पर खड़ा कर दिया है। और अब बनिए की दुकान से निकलकर वो मॉल में चली गई है, इंस्टामार्ट पर आ गई है, ब्लिंकिट पर आ गई है, जहां पर मात्र हमने एक बटन दबाया और वहां से थाली में पैक होकर हमारे पास खाना आ गया। बहुधा आप देखेंगे कि जो दाल रोटी सब्जी हम मंगाते हैं वो प्लास्टिक के कंटेनर्स में पैक होकर आती है। जी जी जी। कोई काले रंग का, कोई सफेद रंग का, 2nd ग्रेड 3rd ग्रेड प्लास्टिक है। कहीं पर भी मेंशन नहीं होता कि वो फूड ग्रेड है। इससे आगे चलकर कैंसर की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन इसे हम अपने प्रतिष्ठा का एक बहुत बड़े सूचक बना चुके हैं कि यदि हमारे घर कोई आया तो हमने बाहर से खाना मंगवाया, जबकि पहले ये परंपरा थी कि यदि कोई आया तो घर की जो गृहिणी है, जो घर के बच्चे हैं, वो सब उत्साह से उनके लिए सब कुछ तैयार करते, खुशी से, मन से, प्रसन्नता से, हाँ, और बहुत स्वादिष्ट भोजन बनता था। खाना नहीं, वो प्रसाद हो जाता, प्रसाद बन जाता जी। था। अब जो है वो कंटेनर्स में आया और कई बार तो ऐसा जैसा आया वैसे का वैसे ही सर्व भी कर दिया गया और वो प्लास्टिक के डब्बे उठाकर रख दिए गए। जो बचे खुचे हैं वो भी, क्योंकि हम भारतीयों में एक बहुत बड़ी समस्या है कि हम कहीं ना कहीं एक अंत पर आकर थोड़े कंजूस हो ही जाते हैं। महिलाओं को बहुत चाव होता है वो प्लास्टिक के डब्बे जुटाने का, उसमें अब सब्जी खत्म हो गई तो आटा उठा के रख देंगे, कोई बची सब्जी उठा के रख देंगे, फ्रिज में रखी और उसे माइक्रोवेव में गर्म भी कर लिया। अब आपने जहर को एक बार नहीं कई बार प्रयोग कर लिया उसको। वाकई, और फिर हम कहते हैं कि देखिए सरकार कुछ नहीं कर रही, प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, सेहत और जो उम्र है वो घटती जा रही है। वाकई वाकई आपने सही कहा, उम्र घटती जा रही है। और हम ये हमारे जो पूर्वज हैं वो 100-125 साल जिया करते थे और आज वो 60 और 70 की, 60 और 70 की, हाँ, यही हम लोग। इसके बाद तो आप समझिए ग्रेस पीरियड आ गया। जी 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 जी। ये काम जो है, इस चीज़ को सुधारने के लिए क्या सरकारों को या सरकारी जो महकमा है उससे भी कुछ काम करना चाहिए, या सरकारी चिंतक जो मनन करते हैं, राजनीतिज्ञ हैं, उन्हें भी पहल करनी चाहिए क्या इन विषयों पर? कि ये जो आपने बात कही कि इसमें जो सरकारें हैं या जो सरकारी चिंतन करने का या नीति नियंता जो है उनका क्या रोल रहेगा जी। तो रोल ये कहूँ कि 2 तरफा रहेगा। जहाँ प्रयास जो है आम लोगों को भी करना होगा, वहीं जो ऊपर सिस्टम में लोग बैठे हैं उन्हें भी इस बात का ध्यान रखना होगा कि जब आप एक स्वस्थ समाज और एक स्वस्थ राष्ट्र की परिकल्पना करते हैं तो उसमें इन सारे बिंदुओं को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा।
आपको जितना बाजारवाद के ऊपर या कहें कि आर्थिक ताकतों को मजबूत करने के लिए जितना काम करना है, उतना ही काम आपको अपने जनशक्ति को मजबूत करने के लिए भी करना पड़ेगा। मानव संसाधन सबसे बड़ा संसाधन है किसी भी देश के विकास में और उन्नति में। तो यदि आपके देश की जनसंख्या जो है वो आपके लिए बीमार और कहें कि ऐसे सेहत वाली है जो आपके किसी काम नहीं आ सकती, तो वो आपका एसेट नहीं है, वो आपकी लाइबिलिटी बन जाती है। क्या बात तो आप लाइबिलिटी क्रिएट ना करें, आप उसे एसेट बनाएं। और ऐसी चीज़ें जो सिस्टम में आने के बाद धीरे धीरे धरती को, मनुष्य को, प्रकृति को, वायु को, सबको प्रदूषित कर रही है, उन्हें सिस्टम से निकालने का जितना भरसक हो प्रयास किया जाए। प्लास्टिक को सिर्फ पॉलीथीन के रूप में नहीं, हर रूप से अगर निकालने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि कोशिश कितनी भी छोटी हो, अगर वो निरंतर रहे और उसके ऊपर धीरे धीरे काम किया जाए, तो कहीं ना कहीं हम एक ऐसी पृथ्वी का निर्माण, एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं जहां हमारा जीवन और हमारे आगामी पीढ़ी का जीवन जो है सुरक्षित रह सकता है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छी जानकारी आप हमारे दर्शकों को दे रही हैं राजरानी जी। हम आगे बढ़ते हैं, जैसा कि पिछला महीना हमारा सितंबर का गया है, और सितंबर का महीना हिंदी पखवाड़े के रूप में मनाया जाता है, और हम आज़ादी के लगभग 77 वर्षों बाद भी हिंदुस्तान में हिंदी दिवस मनाने की आवश्यकता पड़ती है जी। ऐसा क्यों, और कब तक हमें हिंदुस्तान में हिंदी दिवस मनाना पड़ेगा? देखिए, हिंदी दिवस मनाने में मुझे यूं तो कोई बुराई नज़र नहीं आती, क्योंकि हम अपने त्यौहार के रूप में से मनाना चाहें तो बहुत अच्छी बात है। और एक ही दिन क्यों मनाएं, जब आपका मन आए तब आप एक दूसरे को हिंदुस्तानी और हिंदी बोलने की बधाई दे सकते हैं, हिंदी में बात कर सकते हैं। लेकिन एक दिन विशेष को हमारा जो ये हिंदी के प्रति प्रेम उमड़ता है जी, और मैंने तो बहुत से लोगों को देखा है कि वो मुझे इंग्लिश में लिख कर भेजते हैं हिंदी HINDI दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इस प्रकार का जो चरित्र है, यदि हम उसको रख कर सोचें कि हम हिंदी के नज़दीक आकर या हिंदी के बारे में बात करके हिंदी का कुछ भला कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उससे कोई भी फ़ायदा होने वाला है। जब आप अपने परिवार में हैं, आप अपने बच्चों से हिंदी में बात करना नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि बच्चा इंग्लिश में ही बात करें। क्यों? आप हिंदी आपकी भाषा, जैसे आप अपने माँ बाप से जुड़े। क्या बात? आपकी भाषा हो सकता है खड़ी बोली हो, आपकी भाषा मैथिली हो, ब्रज हो, कोई भी हो, आपकी मूल जो पैतृक मातृभाषा है, यदि आप उसमें बात करने में संकोच कर रहे हैं, इसका मतलब अपनी माँ को माँ कहने में संकोच कर रहे हैं। वाह वाह वाह। और ऐसा संकोच कभी भी आपको शीर्ष पर ले जा नहीं सकता, कभी भी आपको संपन्न बना नहीं सकता, क्योंकि पराई चीज़ आप थोड़ी देर के लिए ना, आपसे मांग कर मैं दुशाला ओढ़ लूँ, 5 मिनट के लिए सुंदर जरूर दिखूंगी, लेकिन उसके बाद अंत पर्यंत उतार कर आपको वापस देना है। क्या बात, बहुत अच्छा। और जो मैं हूँ वो मैं हूँ। बहुत अच्छे। तो जो हैं जैसे हैं वैसे ही रहिए, क्योंकि हमारी जड़ें जब तक हमारे साथ जुड़ी हैं तब तक हम फल फूल सकते हैं। वाह। और अगर हम उन जड़ों से जुड़े रहे तो हमें किसी एक दिन को ऐसा विशेष रूप से लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आज हिंदी दिवस है, क्योंकि हमारे घर में तो रोज़ हिंदी दिवस होगा। हमारे बच्चे जब सुबह उठते हैं हिंदी में खाते हैं, जब बच्चे रोज़ सुबह उठकर आपको नमस्कार कर रहे हैं हाय हेलो की बजाय, तो फिर मुझे लगता है कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप कहें कि आज हिंदी दिवस है, बच्चों चलो सबको बधाई दे दो। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे। राजरानी जी, हम आगे बढ़ते हैं कि नर्सिंग के काम करते समय ऐसा कोई अनुभव या कोई सीख जो आपकी वकालत और सामाजिक सेवा में काम आया हो, वो हमारे साथ दर्शकों को साझा करें। जी, नर्सिंग में यदि मैं आपको बताऊं तो मैंने बहुत बड़ा समय गुजारा एक मैटरनिटी सेंटर में, जिसमें मेरा वर्क प्रोफाइल रहा माँ और बच्चे के स्वास्थ्य से रिलेटेड जी। तो वहाँ पर मैंने अक्सर ये चीज़ नोटिस की कि जो माएँ मेरे पास आती थी, ख़ासतौर से गर्भवती महिलाएं या जिनके छोटे बच्चे हुआ करते थे, वो उन्हें हम कैल्शियम की गोली देते थे। बहुत छोटी सी बात है प्रकाश जी, हाँ। तो वो बार बार हमसे पूछती गोली दूध से लेनी है कि पानी से लेनी है। तो हमने कहा कि किसी से भी ले सकते हो। 2 या 3 लोगों को तो मैंने ऐसे ही कहा। फिर धीरे धीरे ऑब्जर्व किया कि ये सुनते ही उस महिला का चेहरा उतर जाता था, क्योंकि मेरा ज़्यादातर जो कार्यक्षेत्र रहा वो ऐसे क्षेत्रों में रहा जहाँ पर थोड़े से निचले तबके से आने वाले लोग आए करते थे। तो मुझे महसूस हुआ कि शायद वो मेरे मुंह से ये कहलवाना चाहती हैं कि ये गोली दूध से लेनी है, कि इस बहाने कम से कम उसे दिन में 1 गिलास या 1 कप दूध मिल पाएगा। तो वो एक चीज़ जो कहें कमी, किसी चीज़ को हासिल करने के लिए प्रयास और फिर भी संकोच, इसको डील करने का सीखा कि नहीं, हाँ ठीक है, दूध से लेनी है, खाना खाने के बाद लेनी है, ताकि जो है उसे भरपेट खाना भी मिले और 1 गिलास दूध भी मिले। और साथ में जोड़ दिया कि ये आपके बच्चे के स्वास्थ्य के लिए बहुत जो है ज़रूरी है, क्योंकि घर वालों को माँ से ज़्यादा बच्चे में इंटरेस्ट होता है।
तो वहाँ से ये चीज़ सीखी कि हाँ, चीज़ों को कैसे तोड़ मरोड़ के सकारात्मक अगर कुछ अचीव करना है जी जी तो जी। उसके लिए आप अपनी बात को ऐसे ना कहकर ऐसे कह दीजिए जिससे कि किसी को नुकसान भी नहीं होगा और शायद कुछ अच्छा करने में कामयाब भी हो वाह जाएंगे। वाह वाह। तो ये चीज़ वकालत में आके काम इसलिए आती है कि कई बार हम सीधा सीधा नहीं कह पाते हैं उनको कि आप इस रास्ते पर चलेंगे तो आपके आगे चलकर नुकसान हो सकता है। हम उन्हें सिर्फ ये कह सकते हैं कि इसमें फ़ायदा क्या है, अपना हमें बता दीजिए और फिर आप जो मुझसे चाहते हैं वो मैं आपके लिए करने के लिए तैयार हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छी जानकारी दी है। जी। हम आगे बढ़ते हैं। राजरानी जी, कानूनी करियर में नई भूमिका में आपका सबसे खास अनुभव क्या रहा? जी, खास अनुभव तो ये कह सकते हैं कि एक ऐसा प्रोफेशन है ये जिसमें हर दिन जब आपके पास नया व्यक्ति आता है, नया मुकदमा आता है, जी। तो एक समझिए आप पूरे एक नई दुनिया से मुखातिब हो जाते हैं। क्योंकि केवल एक पक्ष नहीं, उसका दूसरा पक्ष भी आपके सामने आता है, उसकी परेशानियां आती हैं तो दूसरे वाले के जद्दोजहद जो है वो भी आपके सामने आ जाती है। क्या बात। कई दफ़ा ये भी होता है कि जिसके साथ हम खड़े हैं हम जानते हैं वो गलत है और सामने वाला सही है, तो उस समय में वो अपने मन को समझाना कि आपकी ये नैतिकता कहीं ना कहीं आपके प्रोफेशन के आड़े आ सकती है। क्या बात है, क्या तो बात। उन चीज़ों से ये छोटी छोटी चुनौतियां भी हैं जो कई बार आपको अपने मन को समझाना भी पड़ता है, क्लाइंट को समझाने के साथ साथ अपने आप को भी समझाना पड़ता है। हर रोज़ एक नई तैयारी के साथ जाना, एक नए जुनून के साथ जाना, कभी आप पास होते हैं, कभी फेल होते हैं, कभी कुछ अच्छा, कभी कुछ बुरा, लेकिन सततता, निरंतरता आपके जीवन में वकालत के लिए बहुत ज़रूरी है। वाह 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 वाह। रोज़ तैयारी करना, रोज़ निकलना। एक बहुत अच्छा केस मैं आपको बताती हूँ कि जी जी। हुआ क्या कि एक परिवार हमारे पास आए, उन्होंने कहा कि हमारे तो जो बड़े बुज़ुर्ग हैं उन्होंने हमारे नाम वसीयत की थी, लेकिन जो हमारे कुछ कहेंगे दूसरे परिवार के जो दूसरे सदस्य हैं उन्होंने वसीयत फाड़ दी, मकान पर कब्जा कर लिया, हम बेघर हो गए, हमारा हक दिलवाइए। बहुत प्रयास किया साहब ने और उनको उनका हक दिलवाया, और जिस दिन वो हक मिलने जा रहा है उस दिन उनके मुंह से निकलता है, देखो ऐसा कुछ था तो नहीं, ये मकान खरीदा तो उन्होंने ही था, लेकिन फिर भी हम इतने दिन से रह रहे तो हमें कुछ मिलना तो चाहिए। ओहो। उस दिन ये लगा कि हमने उस दूसरे व्यक्ति को, जो कि तकरीबन 90 वर्षीय सज्जन थे, हमने उनको कहीं ना कहीं चीट किया है कि हम उनको जो है मुकदमेबाजी में घसीट कर और कहीं ना कहीं यहाँ तक लेके आए। फिर क्योंकि सब कुछ हो चुका था, फैसला आ चुका था, तो उस फैसले के बाद आप उसे पलट नहीं सकते। बिल्कुल सही। परंतु देखिए ये सब कुछ होता है। बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे अनुभव होते हैं जो हमें कुछ अच्छा सिखाते हर बार हैं। और ये एक चीज़ वकालत में देखी गई कि हर बार एक उदास चेहरा जो है उसके पीछे की कहानी इतनी दुख भरी नहीं होती। जी जी। कई बार चेहरे आपको छलने के लिए भी क्या बात है, क्या बात है, चेहरे भी छलते हैं, ये हमें आज पता लगा है। क्या बात है, क्या। हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप कानूनी कैरियर में आपका भविष्य चल रहा है, आपके जो दूसरी गाड़ी के पहिए हैं, आपके पति देव हैं, वो भी, उनको भी काफ़ी अच्छा अनुभव हो रहा है, लेकिन वर्तमान में देखा जा रहा है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है जी, चाहे वो मेल है फीमेल है, वो वर्किंग में है। जी बिल्कुल। उसके बावजूद भी वो अपनी लव मैरिज करती हैं या अरेंज मैरिज करती हैं, लेकिन वो एकल रहना पसंद करते हैं। जी। लगभग 6 महीने या 1 साल बाद फिर वो अनुभव ऐसा रहता है कि उनके अंदर उस उम्र के जितने भी साथी हैं उनके अंदर वो संबंध विच्छेद करने की बिल्कुल समस्या बढ़ जाती है। बिल्कुल। और न्यायालय में तलाक, संबंध विच्छेद करने के मुकदमे, केस इतने बढ़ रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, वो जो समाज के बिखराव की ओर जाते हैं। बिल्कुल सही। इस विषय पर आप अपने व्यक्तिगत अनुभव के बारे में क्या कहेंगे उन युवकों को, नई पीढ़ी को, कि ऐसा करने के लाभ क्या हैं और नुकसान क्या है? जी, इसमें मुझे बहुत बड़ी वजह नज़र आती है, हम जो हमारी पीढ़ी है उसका अपना जो बच्चों को पालने का तरीका था, कहीं ना कहीं कमी उसमें रही। हम ये चाहते संस्कार नहीं दे पाते, संस्कार नहीं दे पाए। हमने उनकी जो प्रायोरिटीज थी उनको इस तरह से सेट करवाया कि आपको अपने आप को सेटल करना है, आपको अपने लिए बहुत बढ़िया सा करियर चुनना है, आपको बहुत अच्छे से अपने लिए जो है एक मतलब वेल पेड जॉब हासिल करनी है, चाहे आपको घर से बाहर जाना पड़े, कोई बात नहीं। हम बिल्कुल कहें कि जो कुछ हमें लगा कि हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया, ऐसा हमेशा होता रहा है कि आपको अपने से बड़ों का किया गया कोई भी काम भाता नहीं है, आपको लगता है हम पर व्यर्थ की रिस्ट्रिक्शंस हैं।
वो हमने अपनी अगली पीढ़ी पर नहीं लगाई। हमने कोशिश की कि हम उन्हें जितनी ज़्यादा आज़ादी दें, और आज़ादी के मायने हम ये भूल गए कि हम कहीं ना कहीं आज़ादी के साथ साथ जो जिम्मेदारियों का एहसास था, जो संस्कार थे, वो बीजना तो हम भूल ही गए। वाह वाह वाह। अब वहाँ जाकर हमने एक ऐसी पीढ़ी तैयार कर दी जिसे परिवार से कोई लगाव नहीं जी, जो भौतिकतावाद में आकंठ डूबी हुई है, जिसको ये कहा गया कि ठीक है, तुम अगर किसी को भी पसंद कर लोगे, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। तो वो किसी को भी पसंद करते हैं, और फिर वो कहते हैं क्योंकि जब हमने शादी की थी तब आपसे नहीं पूछा था, इसलिए आज हम तलाक के ले जा रहे तो आपसे नहीं पूछ रहे। वाह, तो बहुत बहुत मार्मिक ये जो स्थिति हमें करना है होती हम करेंगे। जी 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 जी। और उस समय हमने ये दुहाई नहीं दे सकते कि 7 जन्मों का बंधन है, क्योंकि हमने ही उन्हें सिखाया था कि जो तुम्हें अच्छा लगे तुम्हें अपने लिए वही करना है। क्या तो कहने पहले क्या? हमें खुद में थोड़ा सा सुधार करने की आवश्यकता थी, जिसका कि अब धीरे धीरे समय निकलता जा रहा है। तो अब जो हमारे हाथ में बचा है, यदि हम उस पर कहीं ना कहीं उनको मानसिक रूप से तैयार करें और उन्हें बताएं कि जैसे तुम हमारे लिए प्रिय हो, वो दूसरा बच्चा भी अपने घर का लाडला है, और जब तुम एक परिवार के साथ जा रहे हो, एक व्यक्ति के साथ जा रहे हो, तो उस पूरे परिवार के साथ जुड़ने का प्रयास करो। रिश्तों को एक इसीलिए ना प्रकृति से जुड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब एक बच्चा पौधा लगा के उसे बड़े होते देखता है तो वो समझ पाता है कि बीज से वृक्ष बनने में समय लगता है। बिल्कुल, हम उसे बता सकते वो हैं शॉर्टकट नहीं होता। जी, रिश्ते को रोककर उसे पूरा वृहद एक मजबूत संबंध बनाने का जो समय है वो उसे दिया जाए। वो 4, 5, 6 साल जब अच्छे से निकल जाएंगे तो शायद तुम्हें दूसरे की कमियां जो हैं वो उसकी खूबियां लगने लगे, और तुम्हारा जो सो कॉल्ड है कि मेरा प्राइवेसी, मेरा ब्रीदिंग स्पेस, मेरा माई स्पेस, उस सब की अवधारणाएं धीरे धीरे नीचे हो जाएंगी, क्योंकि तुम एक दूसरे की आदत बन जाओगे। वाह 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 वाह। राजा रानी जी, कहीं इस तरह के जो परिवेश बन रहे हैं, इस तरह के जो हालात बन रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि हम अब सामूहिक नहीं रहते? जी, हम एकल रहते हैं। हम आप और हम बिल्कुल, हम युवाओं की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ। आप और हम एकल रहना पसंद करते हैं, क्योंकि अगर हम पहले जाएं जहां हम अपने अभिभावकों के साथ रहते थे, तब हमारे दादाजी रहते थे, दादी जी रहते थे, हमारी दादी, चाचा, ताऊ सब रहते थे। लेकिन अब जो है सिर्फ एक माता पिता होते हैं और उनके बच्चे होते हैं। बिल्कुल। और वो रिश्ते भी सोशल मीडिया तक, व्हाट्सएप तक आ गए हैं। हेलो, हाय, नमस्कार, सत श्री अकाल, वो फीलिंग नहीं रही है। क्या वो सामूहिक रहने का कल्चर हमें सामूहिक रहने का जो कल्चर हमने छोड़ दिया है, वो भी ये कारण है क्या? ये सबसे बड़ा कारण ही वही है जी। क्योंकि हमने जब अपनी जड़ें छोड़ी तो हम एक ऐसी बेल बन गए जिसके कि ना नीचे की तरफ कुछ है, ना जब आपकी जड़ नहीं है तो आप ऊपर की तरफ विस्तार कहाँ से पाएंगे? अब आप चाहते तो हैं कि आपके जो फल फूल हैं उनसे वृहद जो है आपकी बगिया सज जाए, कैसे सजेगी जब आपके पास ही जड़ों में कोई ऐसा सिंचित करने वाली चीज ही नहीं रही, आपने कोई रिश्ता ही नहीं छोड़ा। 2 बच्चों में या तो चाचा नहीं होगा, या ताऊ नहीं होगा, या बुआ नहीं होगी, या मासी नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं ये नहीं कहती कि हमें अपने परिवार में जो है जनसंख्या बढ़ानी चाहिए, लेकिन हाँ, यदि परिवार के जितने लोग हैं वो भी जुड़कर रहें तो बच्चों को रिश्ते भी समझ आएंगे और रिश्तों के मायने भी समझ आएंगे और उनकी कदर भी करनी चाहिए, और वो फीलिंग भी महसूस करते हैं। हाँ। और बहुत सारे लोग हैं जो कहेंगे कि नहीं, हमारे परिवार में तो इतने लोग नहीं हैं, या परिवार वाले हमारे साथ नहीं रह सकते। तो हमें बहुत कुछ याद होगा कि हमारे आस पड़ोस में जो लोग थे वो भी हमारे चाचा, ताऊ, मौसी सब बन जाया करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो रिश्तों की शुरुआत तो कहते हैं सबसे पहला रिश्तेदार तो पड़ोसी होता है। क्या बात। आज अब बहुत से लोग हैं जो अपने पड़ोस में रहने वाले परिवार को जानते तक नहीं है। कई बार देखने में आता है कि पड़ोस में किसी की जो है मृत्यु हो गई और लाश के सड़ने तक पड़ोसियों को पता नहीं चला कि पास में रहने वाला व्यक्ति नहीं। बहुत सारे ऐसे केस दिल्ली एनसीआर के रहे हैं। तो ये जुड़ाव अगर परिवार के साथ, पड़ोसी के साथ, और अगर हो सके तो अपने जो हमारी एक्सटेंडेड फैमिली है, हमारे जो रिश्तेदार हैं, जो आज हम रिश्तेदार जिनको कहने लगे, जो पहले हमारा परिवार ही हुआ करता था, देर अभी भी नहीं हुई है, मुड़ने के रास्ते अभी भी खुले हुए हैं। हम लौटना चाहें तो अपने जड़ों की तरफ आज भी लौट सकते हैं। शुरुआत जहाँ से भी की जाए, अगर अच्छी है तो वो आपको कहीं अच्छे मुकाम तक पहुँचा देगी। क्या बात है। जिस तरह से हम तलाक के केसों की बात कर रहे हैं, ऐसे केसों में ज़्यादातर देखा जाता है कि जो अभिभावक होते हैं, जो बेटी पक्ष के, आपकी माँ हैं, आपकी भी बेटियाँ हैं, जो अभिभावक बेटी पक्ष के होते हैं, या वो एक माँ जो होती हैं, वो उनको अपनी बेटी को बहुत सारे संस्कार देती हैं, बहुत काबिलियत देती हैं, खाना पीना बनाना सिखाना, रिश्तों की अहमियत बताना। लेकिन ज़्यादातर केसों में देखा गया है कि वो माँ ही संबंध विच्छेद करने में सबसे आगे होती है। जी। क्या इस विषय आपने बात बहुत अच्छे से शुरू की, लेकिन बीच में आप सकारात्मक होने के चक्कर में थोड़ा सा जो है, या तो कहूँ कि आप माँ नहीं हैं। आज के समय में
जो महिलाएं हैं वो ये बात कहने में बहुत गर्व महसूस करती हैं कि मेरी बेटी खाना बनाना नहीं जानती जी, हमारी वाली को तो कुछ नहीं आता जी, तो आप ये बताइए जब आपने उसे बेसिक लाइफ स्किल्स ही नहीं सिखाई बिल्कुल, तो वो कैसे आगे का जीवन बिताएगी। जी, और ये ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप बेटी को ये शिक्षा दें, आप बेटे को भी शिक्षा सिखाइए, दें। वाह, वाह, लेकिन वाह। सिखाइए। ये आपकी जो कहें कि माँ सबसे पहली पाठशाला होती है, तो पाठशाला यदि अपने पाठ्यक्रम का ही ध्यान नहीं रखेगी, बेसिक ही आपने कमजोर उसे ये रहेगा। तो सिखाया कि आपको सोशल मीडिया पर अपने फॉलोअर कैसे बढ़ाने हाँ, हैं, हाँ, हाँ, वाह, लेकिन वाह। आपने ये नहीं बताया कि बेटा अगर शाम को स्विगी नहीं चल पाया तो तुम अपने लिए 2 रोटियां कैसे बना पाओगे। क्या बात है, क्या कई बात बच्चे हैं मुझसे मिलने वाली, कई मेरी सहेलियां कहती हैं हमारी गुड़िया को तो गैस जलाना भी नहीं आता। जी, तो ये आपके लिए गर्व का विषय नहीं है, चिंता का विषय है, क्योंकि आपका बच्चा वाह, जो बेसिक वाह। सर्वाइवल स्किल्स हैं वो भी नहीं जानता है। जी, 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 और जिस दिन ये स्किल्स आप डालना शुरू कर देंगे, जिस दिन आप ये सिखाना शुरू कर देंगे, जहाँ पर विनम्रता आ जाती है, जब और लड़की को जब तक ये लगेगा ना कि मैं क्यों खाना बनाऊं, मैं क्या किसी की नौकर हूं, जब आपने उसके अंदर ये डाल दिया कि बहुत अच्छी आप बात है। जब खाना बना रही हो तो आप उस देवी स्वरूपा है जो सबका पेट भर रही है। अन्नपूर्णा है उस घर की। जी, और आप ये देखिए कि पूरे घर का पेट भरने वाली लड़की कभी ये नहीं सोच सकती कि आज जब मैंने खाना बनाया तो फलां व्यक्ति भूखा सो गया, वो ज़रूर उसको पूछेगी जाके कि एक बार आके आपने खाना क्यों नहीं खाया, क्योंकि वो फुलके उसके हाथ से बने थे। सुबह जब 4 रोटियां बचेंगी तो उसे पता होगा कि कोई तो था जिसने रात को खाना नहीं खाया। बिल्कुल, बहुत तो अच्छी ये बात परिवार कही को आपने, जोड़ने बहुत के अच्छी। लिए आपको ये संस्कार देने पड़ेंगे, नहीं तो फिर आप जाके कचहरी में कभी बेटी की तरफ कभी बेटे की तरफ खड़े नजर आएंगे, कभी आपकी बेटी कटघरे में होगी, कभी किसी दूसरे की, लेकिन टूटेगा तो अंत में परिवार ही। 2 परिवार टूटते हैं, सीधे सीधे, और परिवार नहीं टूटते, पूरे जीवन बिखर जाता जीवन बिखर जाता है, जीवन का महत्वपूर्ण समय जी। इस तरह के कामों में वेस्टेज जाता है, बेकार जाता है, मुझे लगता आज जितनी माएँ, मतलब बेटियों की माएँ जितनी चिंतित हैं, जी, मेरे पास एक बेटा है एक बेटी है और मैं दोनों को लेकर चिंतित हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत क्योंकि अच्छी मुझे बात। नहीं पता कि कल को जो मैंने सिखाया है वो किसी के काम आ पाएगा कि नहीं, या जो मेरे घर आएगा वो मेरे बच्चे के साथ में तालमेल बिठा पाएगा कि नहीं, क्योंकि दोनों स्थितियों में हमारे ऊपर आक्षेप लगने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि समाज में हमने स्वरूप इस तरह का ढाल दिया है कि गलती अपनी ना मानकर दूसरे में खोज लो, सबसे सरल है, दूसरे के कंधे पर गलती डालो और अपना जो है कुछ भी नहीं है, सीधी सीधी तोड़ो और चल दो। आप रिपेयर करना नहीं चाहते। जी, आजकल आप जी, देखिए जी। फर्नीचर टूटा ना तो आप ये नहीं चाहेंगे कि आप लकड़ी वाले को बुलाएं, Use मंगा लो and throw। दूसरा। रिश्ते भी इसी तरह के हो गए। जी, जी, बहुत अच्छी बात पहले है, एक बहुत ही अच्छी कपड़े को बात। 10 बार सिलकर भी पहना जी, जाता जी, था। जी, 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 अब बाजारवाद ने हमारे मन से ये सिलने की, रिपेयर करने की जो क्षमता है, जो इच्छा है, वो खत्म कर दी है। उसी के कारण आज हम सब कुछ यूज एंड थ्रो कर रहे हैं। जी, जी, और जी। फिर शिकायत करते हैं, हम आप बैठ के चर्चा करते हैं कि ये क्या हो रहा है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी जानकारी चल रही है। राजा रानी भल्ला जी, हम कार्यक्रम के अंतिम क्षेत्र जी, में, बिल्कुल। अंतिम रास्ते में हैं, कार्यक्रम के अंतिम छोर की ओर हैं। हम चाहते हैं कि आप अपनी मनपसंद, हालांकि लेखिका की सारी रचनाएं, सारी परिकल्पना अपनी पसंद आती है, बच्चे की तरह होती है, जी। लेकिन हम चाहेंगे कि एक रचना जाते जाते हमारे दर्शकों को सुनाएं, ताकि हमने जो एक माहौल बनाया है, जो चिंतनीय माहौल बनाया है, वो जी। सुखमय, आनंदमय हो सके। हम चाहते हैं कि कोई रचना एक सुनाए। बहुत बहुत आभार जी। आपका कि आपने सब कुछ के बाद, कहते हैं ना कि कवि के मन की बात भी रख ली। जो रचनाकार के मन का होता है कि जब माइक है, कैमरा है, तो कविता क्यों ना पढ़ी वाह जाए। वाह, स्वागत है आपका। तो जैसा आपने शुरुआत में मुझसे कहा कि आपने वकालत की और फिर पहले नर्सिंग में थी, तो जी, उसी जी, को जी, लेकर मैंने एक मुक्तक गढ़ा था। जी, जी, वो आपको जी, है। जी, स्वागत है। ये मुश्किल भी नहीं होती, हम्म, ये आफत भी नहीं होती, वाह वाह, निभाए बेदिली से ये जलालत भी नहीं होती। क्या बात है, क्या बात। चढ़ा दी नौकरी सरकार की हमने वकालत पर, वाह 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 वाह। चढ़ा अब चाव कविता का, हाँ, वकालत भी नहीं होती। बढ़िया 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 जी। बढ़िया। बहुत सुंदर, आपने अपने शब्दों से, अपने अनुभव से, अपनी रचनाओं से ट्रू मीडिया के दर्शकों को मनोरंजन किया, बहुत सारी जानकारी दी, और आपने अपना बेशकीमती समय ट्रू मीडिया पॉडकास्ट के लिए, ट्रू मीडिया परिवार के लिए दिया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका। ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।